हेलो दोस्तों, मैं रोशन स्वागत करता हूं आप लोगों को इस वीडियो में, जिसमें हम आज 10th क्लास का पहला नंबर चैप्टर वास्तविक संख्या शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले नंबर्स के बारे में और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम शुरू करते हैं नंबर्स। वास्तविक संख्या हमारा पहला चैप्टर है, लेकिन उस वास्तविक संख्या को शुरू करने से पहले हमें कुछ नंबर्स के बारे में जान लेना ज़रूरी है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सम संख्या, विषम संख्या, इस सब के बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। और वास्तविक संख्या को जानने से पहले प्राकृत संख्या को जानते हैं। प्राकृत संख्या कह रहा है कि प्राकृत कहिए या फिर प्राकृतिक, दोनों का अर्थ सेम ही है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की जो संख्या होती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर कोई भी वस्तु कहीं पे रखा हुआ है, उसको हम गिनना कैसे शुरू करते हैं, कहीं पे कोई चीज़ या कोई वस्तु को काउंट कैसे करते हैं, तो एक से शुरू करते हैं। हम अपने लाइफ में काउंटिंग कहाँ से गिनना शुरू किए, कैसे सीखे, तो 1 से सीखे हम, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाएगा। गिनती की संख्या, किसी चीज़ को काउंट करना क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या, जो कि 1 से शुरू होता है। और अगर हम आपसे पूछें कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो 1 होगा, और सबसे बड़ी अनंत, पता ही नहीं कि वो नंबर कहाँ पे जाके ख़त्म होगा। ठीक है। दूसरा हमारा है, पहला तो हो गया, दूसरा हमारा है पूर्ण संख्या। क्या है पूर्ण संख्या, किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को मिलाने से जो प्राप्त संख्या होता है वही हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृत संख्या के समूह में, तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से, उसमें हम क्या लगा दिए, शून्य लगा दिए। क्या लगा दिए, शून्य लगा दिए। उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो प्राकृत और पूर्ण में केवल 0 का अंतर है। किसका अंतर है, केवल 0 का। पूर्ण संख्या 0 शुरू होगा, लगातार में अनंत तक जाएगा, और प्राकृत 1 से शुरू होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पता नहीं, अनंत। अगला है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या के समूह में, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल करने से जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, और उसमें हम क्या किए कि शून्य को और ऋणात्मक संख्या, मतलब माइनस वाली संख्या को मिला दिए। उसके बाद जो देखे उसी को हम कह दिए क्या, तो पूर्णांक संख्या। मतलब पूर्णांक संख्या जो है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है, एक पॉजिटिव नंबर, एक निगेटिव नंबर और एक शून्य, उसको मिलके क्या बनता है, पूर्णांक। तो ये 3 चीज़ों का जो मिक्सर होता है, समूह होता है, कलेक्शन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। और अगर हम सबसे छोटी पूर्णांक संख्या की बात करें तो अनंत, इनफाइनाइट में। सबसे बड़ी की बात करें तो अनंत, पॉजिटिव में, है ना, क्योंकि पता नहीं आगे ये कहाँ तक जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम -1 में ही क्यों लगाए, शून्य में क्यों नहीं लगाए, है ना, ऋणात्मक जब शामिल किए तो माइनस में भी लगा देना चाहिए, क्यों नहीं लगाए। तो आपको याद रहे, आपको एक बात याद रखिएगा कि 0 ना तो ऋणात्मक होता है मतलब माइनस, ना ही धनात्मक होता है मतलब प्लस। शून्य जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के श्रेणी में नहीं आता है, शून्य अकेले रहता है। जैसे हम अगर आपसे पूछेंगे कि 1 के आगे में कौन सा साइन लगा है, तो आप क्या कहेंगे कि सर प्लस का साइन लगा है। 1 के आगे में किसका साइन, प्लस का साइन। लेकिन अगर हम कह दें कि 0 के आगे में किसका साइन लगा है, तो आप नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लस लगा है, नहीं कह सकते, या फिर माइनस लगा है, नहीं कह सकते, क्योंकि शून्य के आगे में कुछ भी नहीं लगा रहता है। उसका एक अलग एक कैटेगरी है।
ये शून्य प्लस और माइनस कुछ नहीं होता है। ये छोटी सी बातें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो नंबर है वो है हमारा परिमेय संख्या। किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिन्हें p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, और q कभी भी शून्य के बराबर ना हो। क्या कहने का मतलब है कि जो बट्टा के रूप में होता है, भिन्न के रूप में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन क्या सभी परिमेय संख्या है? सब परिमेय संख्या हो सकता है क्या सभी बट्टा? नहीं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि q, p और q मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों जो है वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। कैसा संख्या होना चाहिए? पूर्णांक। मतलब नेगेटिव भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा, जीरो भी चलेगा, लेकिन नीचे q जो है वो कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। मतलब ऊपर चलेगा शून्य, लेकिन नीचे नहीं चलेगा शून्य। जैसे अगर 3/2 की बात करें तो ये 3 क्या है? p है, 2 क्या है? q है। p और q मतलब 3 और 2 क्या दोनों पूर्णांक संख्या है? 3 और 2 दोनों पूर्णांक संख्या है ना, मतलब यह परिमेय संख्या है। 2.5 कभी कभी आप जब भाग देते होंगे तो भाग के बाद पूरी तरह से कट जाता है दशमलव के बाद, तो जो दशमलव के बाद पूरी तरह से विभाजित हो जाता है वह परिमेय संख्या में आता है। ठीक है, ये किस में आएगा? परिमेय संख्या में आएगा। वैसे भी अगर हम दशमलव को उड़ाएंगे, दशमलव को अगर हम ऐसे करके उड़ा देंगे तो नीचे में 1, दशमलव के बाद 1 अंक तो नीचे में 1 0, तो 25/10। तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? 25 भी तो पूर्णांक है, 10 भी तो पूर्णांक है, आगे आएगा ना 25 और 10 पूर्णांक होना चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों। -3/7, -3 क्या है? पूर्णांक संख्या। 7 भी क्या है? पूर्णांक संख्या। आगे बढ़ेगा ना, आएगा ना 7, तो p/q के रूप में हो गया, मतलब ये भी हमारा क्या है? तो परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला जो है वो 2। तो p और q दोनों पूर्णांक हो, तो क्या 2 पूर्णांक है? हाँ है। नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है, तो 1 भी तो है पूर्णांक, 1 भी तो है पूर्णांक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। 22/7 किसका मान है? पाई का मान है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 22 भी आगे आएगा, 7 भी आगे आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, तो दोनों पूर्णांक है। और वो डिफिनीशन भी कहता है कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए, p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए संख्या। ये 0.3 पे रैकरिंग, याद रखिएगा कि रैकरिंग वाले भी सवाल जो होता है ना, रैकरिंग वाले भी जो नंबर्स होते हैं वो भी क्या है? परिमेय संख्या में भी आता है। अब 0.3 पे रैकरिंग है, 0.3 पे रैकरिंग है, इसका मतलब ये होता है कि 0.33333 ये सब क्या होगा? ये भी आ जाएगा किस में? तो परिमेय संख्या में ही आ जाएगा, क्योंकि संख्याएं बदल नहीं रही है, वही संख्या रिपीट हो रहा है, इसलिए यह परिमेय संख्या के कैटेगरी में आएगा। अगर बदलता तो फिर वो अपरिमेय हो जाता। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। अगला हमारा है अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में न लिखे जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, जहाँ p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या हो। ठीक, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या डिफिनेशन देखें कि जिसे हम बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, और p और q पूर्णांक नहीं होना चाहिए। अगर वो पूर्णांक होता है तो परिमेय संख्या में आ जाएगा। जैसे देखिए √2/3, देखिए p/q के रूप में तो है ना, p/q के रूप में, लेकिन ये जो √2 है इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो दशमलव में आएगा। ठीक, लेकिन रूट डिफिनीशन क्या कहता है कि p व q पूर्णांक होना चाहिए, तो p व q अगर पूर्णांक होगा तब तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते। √2 क्या है? पूर्णांक है, √2 तो पूर्णांक संख्या नहीं है, 3 है उससे मतलब नहीं है, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। अगर है पूर्णांक तो परिमेय, नहीं है पूर्णांक तो अपरिमेय।
तो √2 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या तो 3 चीज़ से मिलकर बनता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य। तो ये तीनों में से तो कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हम बात करें कि √7, तो √7 जैसे ही रूट लग गया तो वो अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि रूट में होता ही नहीं है पूर्णांक संख्या। अगर हम बात करें पाई की, तो पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। 1 नंबर में यह पूछता है, आपको याद होना जरूरी है कि पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका वैल्यू जो है 22/7 ये परिमेय संख्या होता है। ठीक है, कभी कभी जब आप भाग देते होंगे तो आप देखते होंगे कि दशमलव के बाद जो है ना संख्याएं रिपीट होती रहती है, भाग लगते जाता है, कभी रुकते ही नहीं रहता है, होता है ना ऐसा। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय में आ जाएगा। जो भाग लग जाता है, भाग लग जाता है, कट जाता है पूरी तरह से, परिमेय नहीं कटेगा, अपरिमेय। ठीक, अब जैसे √4 की बात करें, तो क्या √4 अपरिमेय संख्या है? हम क्या कहेंगे, देखने में तो ये लग रहा है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या, नीचे में कुछ नहीं है तो 1, 2/1, 2 भी पूर्णांक, 1 भी पूर्णांक, ये तो परिमेय में आ गया। इसलिए याद रखना है आपको कि हर रूट वाली संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं होती है। जिसका सीधा सीधा वर्गमूल न निकले वही होगा अपरिमेय, जिसका निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे √4 का वर्गमूल 2, तो वो परिमेय हो जाएगा। √25 का 5, यह परिमेय, मतलब हो देखने में लगेगा यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन जैसे ही उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो परिमेय हो जाएगा। √36, √49, √64, √81, √100, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या रहते हुए भी यह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सम संख्या, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से कट जाए, वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से कट जाए, पूरी तरह से भाग लग जाए, उसे क्या बोलेंगे हम, सम संख्या। जैसे 2 को 2 से काटिए, एक बार में कटेगा। 4 को भी 2 से भाग दीजिए तो 2 बार में कट जाएगा। 6 भी कट जाएगा। 7 नहीं कटने वाला है, 7 नहीं कट सकता है। जैसे देखिए 7 को अगर हम 2 से भाग देते, 2 तिया 6, कहाँ कटा, पूरा पूरा, शेष तो बच ही गया ना। तो यह क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा विषम संख्या, और ये क्या है, विषम संख्या है। 8 की अगर हम बात करें तो 8 तो 2 से भाग लग जाएगा आराम से, 2 चौका 8, कट गया ना पूरा पूरा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो सम संख्या। ऐसे ही 10, 12, 14, 16 ये सब 2 से कटने वाली संख्या है, इसलिए सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो 2, सबसे बड़ी सम संख्या की बात करेंगे तो हो जाएगा कितना हमारा, अनंत, इनफाइनाइट। अगला है विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, न कटे, वो हो जाएगा हमारा विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे बड़ी अनंत। अब इसको 2 से भाग दीजिए, कटेगा ही नहीं, दशमलव में आएगा, तो ये अपरिमेय, सॉरी ये विषम हो जाएगा। 3 2 से भाग दीजिए, बच गया शेष, तो ये हमारा विषम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 4 सम होगा तो नहीं लेंगे, 5, 6 सम होगा, 7 विषम होगा। सिंपल सी है, 2 जिसको काट दे सम पूरी तरह से, जो ना काटे विषम। ठीक, चलिए नेक्स्ट संख्याएं क्या है उसे देखते हैं। अगला जो संख्या है वो हमारा है अभाज्य संख्या। किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं मतलब खुद और 1 के अलावे अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो। मतलब वैसी संख्याएं जो किसी और संख्या से न कटे, खुद और 1 से कटे केवल। ठीक, जैसे 2 है, 7 है, 3 है, 11 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, उसके बाद 19 हो जाएगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं, 22 भी नहीं होगा, 23 हो जाएगा, है ना। ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो
एक और खुद के अलावे किसी दूसरे से कटेगा ही नहीं। अगर हम बात करें दो की बात अगर करें तो आप बताइए कि दो जो है वो स्वयं, डेफिनेशन क्या कहता है, स्वयं और एक, दो खुद से कटेगा, दो एकन दो कट गया, और एक तो दो जो है वो एक से भी कटेगा, एक दूना दो, और किसी से कट ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। अगर हम बात करें 13 की बात अगर करें तो 13 जो है वो खुद से कटेगा, 13 से, 13 एकन 13, लेकिन 13 जो है एक से भी कटेगा, एक 13 13, लेकिन 13 किसी और से नहीं कटेगा, मतलब वो किसी के टेबल में नहीं आता है, ऐसे समझिए। खुद के टेबल में आता है और एक के टेबल में आता है, किसी और के टेबल में आएगा ही नहीं। ये सारी संख्या किसी के टेबल में नहीं आता है, किसी से नहीं कटेगा, तो वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी अनंत। और याद रखना है कि 2 जो है वो सबसे छोटी भी है और सम अभाज्य संख्या भी है। एक नंबर में पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, आगे एक भी नहीं आएगा सम संख्या अभाज्य संख्या में। ठीक, अगला है भाज्य संख्या। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावे अन्य किसी संख्या से भी क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए। अपने से और एक से तो कटे ही, किसी और से भी कटे, मतलब वो किसी के टेबल में आए, उसे क्या बोलेंगे हम, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें 4 की बात करें, इसको मिटा देते हैं हम। जैसे हम 4 की बात करें, 4 की बात अगर हम करें तो 4 जो है, 4 वो एक से भी कटेगा, एक चौके 4। ठीक, 4 जो है वो खुद से भी कटेगा, 4 एकन 4। 4 जो है 2 से भी कटेगा, 2 दूना 4। तो एक और स्वयं मतलब खुद के अलावे किसी और से भी तो कट रहा है ना। जैसे अगर हम बात करें 9 की बात करें या फिर 8 की बात करें तो 8 जो है 8 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो एक और खुद के अलावे किसी और से भी तो कट रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा भाज्य संख्या। ठीक, और अगर हम सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो 4 से पहले जो है वो सब अभाज्य हो जाएगा, 3 2 ये सब क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक, सबसे बड़ी इनफाइनाइट। याद रखना है कि एक न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य संख्या होता है। एक नहीं तो भाज्य में आया है, नहीं तो अभाज्य में आया है, एक अलग कैटेगरी में रहता है वो। अब आया हमारा वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो समूह होता है वही हमारा वास्तविक संख्या होता है। अभी तक जितने सारे नंबर पढ़े ना, ऐसे समझिए ना, जितने सारे अभी नंबर पढ़े ना, सब वास्तविक संख्या के अंदर आता है। और परिमेय और अपरिमेय क्या है, ये उसमें भी क्या है, सारे नंबर्स ऐड है ना, प्राकृत कहिए चाहे पूर्ण कहिए चाहे पूर्णांक कहिए। तो अभी तक जितने सारे नंबर पढ़े सब वास्तविक संख्या है। ठीक है, वैसे परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, दोनों का मिक्स। जैसे √2 नीचे में 1, ये अपरिमेय और ये परिमेय क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।